सरकारी नौकरी। एक गांव में यशवंत अपनी माँ चित्रा और पिता विजय के साथ रहा करता था। उसके पिता गांव में ही एक सरकारी नौकरी करते थे। माँ गृहिणी थी और वो खुद गांव के बाहर एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। अरे यशवंत, उठ भी जा, सूरज सिर पर आ गया है। आज फिर कॉलेज के लिए देर करेगा क्या? माँ 5 मिनट बस, थोड़ी देर और सोने दो। 5 मिनट? यही तो तू रोज कहता है और फिर आधा घंटा और सोता है। जल्दी से उठ, नाश्ता कर और कॉलेज के लिए तैयार हो जा। यशवंत बिस्तर से उठता है और बाहर बालकनी में जाता है, जहां उसके पिता विजय पहले से ही बैठे चाय पी रहे थे। अरे आजकल के बच्चे बड़े आलसी हो गए। हम जब तेरी उम्र के थे ना तो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करते थे। पिताजी, आप तो सरकारी नौकरी में, फिर क्यों हर वक्त खेतों की बातें करते रहते? बेटा, सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि किसान का दिल बदल जाएगा। गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी की बात तो होगी। वैसे तुझे भी सोचना चाहिए, कॉलेज के बाद क्या करेगा तू? पहले तो सोने का सोच रहा था, लेकिन अब लगता है उठकर चाय पीने का प्लान ही अच्छा है। और हाँ पिताजी, नौकरी की बातें ना बाद में करेंगे, अभी तो पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। जी नाश्ता तो करवा दो इसे, कॉलेज के लिए देर हो रही है और ये यहाँ मजाक में लगा हुआ है। चल चल जल्दी कर बेटा। इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और इतना आलस दिखाता है। यशवंत हंसते हुए अपने घर से निकलता है और अपनी साइकिल लेकर कॉलेज पहुंचता है। यार सोचो तो सही, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब आगे क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? क्या करना है, सबको नौकरी तो करनी है कहीं ना कहीं पर। अब देखना है कैसे मिलती है नौकरी। अरे लेकिन नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर पर भी सभी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मेरे पिताजी तो सरकारी नौकरी में है, सोचता हूँ मैं भी वही कर लूँ। हाँ, आइडिया तो सही है, पर देख भाई, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर वो ना मिले तो प्राइवेट में भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यशवंत कॉलेज से लौटते वक्त सोच में डूबा रहता है कि अब उसे किस दिशा में कदम उठाने चाहिए। घर पर भी इसी बात की चर्चा हो रही थी। बेटा, तुमने क्या सोचा है? अब पढ़ाई पूरी होने वाली है तो क्या आगे की कोई योजना है? माँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करूँ या प्राइवेट में ही कुछ देखूँ। कुछ दिन और गुजरे और आखिरकार कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। यशवंत इंजीनियर बन गया। पिताजी, माँ, मैं इंजीनियर बन गया। अब शहर जाकर नौकरी करूँगा, जहाँ अच्छे पैसे और तरक्की दोनों मिलेंगे। बेटा, शहर जाकर नौकरी करने की बात ही मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में ही रहकर कोई काम करो, यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पिताजी, गांव में नौकरी के मौके कहाँ मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। मैं शहर जाकर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव में ही रहो और यहीं कुछ ढूंढो। अपने लोगों के बीच रहना ही बेहतर होता है। यशवंत परेशान हो जाता है, पर अपने पिता की बात मानकर गांव में ही नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ तो कोई नौकरी है ही नहीं, और है भी तो उनका मिलना बहुत मुश्किल है। पिताजी से बात करूँगा, शायद माँ उन्हें समझा सके। यशवंत घर लौटता है और अपनी माँ चित्रा से बात करता है। माँ, पिताजी को समझाओ ना, मैं यहाँ कितनी भी कोशिश कर लूँ नौकरी नहीं मिल रही। अगर मैं शहर जाऊँगा तो शायद कुछ बेहतर हो सके। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता वाजिब है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की बात भी तो समझो। वो नहीं चाहते कि तुम गांव छोड़कर जाओ। माँ, आप एक बार फिर से ट्राई करो ना, प्लीज़ उन्हें समझाओ ना। चित्रा विजय से बात करती है, लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। यशवंत को गांव में ही रहकर कुछ काम करना चाहिए। मैं उसे शहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन यशवंत की भी कुछ इच्छाएं हैं, उसे एक मौका तो देना चाहिए ना हमें। मुझे पता है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। यशवंत काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उसका पड़ोसी मिलता है और कहता है, क्या बात है यशवंत, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, तो शहर क्यों नहीं गए? यही नौकरी करूँगा। अरे कब करोगे, इतने दिन तो हो गए पढ़ाई पूरी किए हुए। आप चिंता मत करिए, मैं कर लूँगा। यशवंत ये बोलकर घर वापस आ जाता है, लेकिन पड़ोसी के ताने सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यशवंत बेटा, इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, गांव में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। पिताजी से फिर से बात करना चाहता हूँ कि मुझे शहर जाने दे, वहाँ कम से कम कुछ अच्छे मौके तो मिलेंगे। ठीक है बेटा, मैं पिताजी से फिर से बात करती हूँ। उनकी ये बातें विजय सुन लेता है। मैंने कहा ना, शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दूंगा। पर पापा, कोई परवर नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया।
विजय कुछ जुगाड़ करता है और गांव में ही यशवंत की एक छोटी सी नौकरी लगवा देता है। पर यशवंत उस नौकरी से खुश नहीं था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन इस नौकरी में कमाई कितनी कम है। मैं इससे कैसे गुजारा करूंगा। कुछ दिन बीतते हैं। यशवंत अपने कम वेतन वाली नौकरी जैसे तैसे चला रहा था और फिर एक दिन विजय और चित्रा उसके पास आते हैं। यशवंत अब तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर रहा है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शादी? लेकिन पिताजी, इतनी कम कमाई में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। ये नौकरी तो खुद का खर्चा उठाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। अरे बेटा, हमें तेरी चिंता है, हम है ना तेरे साथ, सब मिलकर देख लेंगे, तो बस हाँ कर दे। पिताजी, माँ, आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं इस नौकरी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियां संभालने से इंसान और मेहनत करता है, तो बस हाँ कर दे। आखिर थक हार कर यशवंत अपने माता पिता के सामने शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद यशवंत के लिए सोनल नाम की एक लड़की को चुना जाता है। यशवंत, हमें तेरे लिए सोनल जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की मिल गई है। वो बहुत समझदार, सुशील और संस्कारी है। देख बेटा, अब सब अच्छा होगा, तू बस खुश रह। यशवंत, जो अपनी किस्मत के साथ अब समझौता कर चुका था, केवल मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती है। देखिए तो, हमारी बहू सोनल कितनी सुंदर लग रही है। आज हमारा यशवंत भी कितना खुश है। हाँ, सच में ये शादी पूरे गांव भर में बहुत यादगार रहेगी। यशवंत की शादी धूमधाम से हो जाती है। सभी रस्में और रीति रिवाजों के बीच यशवंत और सोनल 7 फेरों के बंधन में बंधते हैं और गांव के सभी लोग इस शादी में खुशी खुशी शरीक होते हैं। यशवंत, तुम्हारी शादी तो बहुत अच्छी हुई, और सोनल जैसी पत्नी मिलना सच में सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। अब बस सब कुछ अच्छे से चले, यही उम्मीद करता हूँ। शादी के बाद यशवंत और सोनल के जीवन में शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। दोनों में प्यार और समझ बनी रहती है। यशवंत, ये देखो, मैंने हमारे कमरे को कैसे सजाया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा किया है सोनल, तुमने तो हमारे कमरे को और भी सुंदर बना दिया। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा ऐसा ही सुंदर और सुखी रहे। ऐसा ही रहेगा, मैं वादा करता हूँ। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे यशवंत की कमाई का असर उनकी जिंदगी पर दिखने लगता है। एक दिन सोनल यशवंत से साड़ी की मांग करती है। यशवंत, मुझे ना एक सिल्की साड़ी बहुत पसंद आ गई है, ला दो ना। सोनल, सिल्क की साड़ी तो बहुत महंगी होती है, इस महीने की तनख्वाह से लेना तो मुश्किल होगा। क्या हम अगले महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन मुझे लगा था शादी के बाद तुम मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखोगे। सोनल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी में अभी उतनी कमाई नहीं होती कि हर चीज़ खरीद पाऊँ। मैं समझती हूँ, पर उम्मीदें तो दिल में रहती है ना। बस यहाँ से उनके बीच में थोड़ी दूरियां आने लगती है। सोनल ने यशवंत से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। यशवंत इस बदलाव को महसूस भी करता है, लेकिन वो कुछ कर पाने में असमर्थ था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ ऊपर वाले। एक दिन शाम का समय था। यशवंत थका हारा घर लौटता है। सोनल चुपचाप खाना बना रही थी। यशवंत को देखते ही सोनल की आंखों में निराशा और गुस्सा उभर आया। सोनल, आज का दिन तो बहुत लंबा था, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। इस तरह कब तक चलेगा यशवंत? हम हर दिन इसी तरह जीते रहेंगे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ सोनल। तुम्हारी कोशिशें मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। एक मामूली सी नौकरी में बंद कर रह गए हो। यहाँ गांव में रहकर हम कब तक इस तरह जी पाएंगे? हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? मैं जानता हूँ कि हालात मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शहर जाकर रहने से क्या होगा? वहाँ भी तो एक नौकरी करनी पड़ेगी ना। शहर में हमारे पास ज़्यादा मौके होंगे, तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। यशवंत, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर हम यहीं रहे तो हम सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे। तो तुम चाहती हो कि मैं अपने माता पिता को छोड़ दूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उनके लिए दुश्मन बन जाऊँगा। तुम क्या चाहती हो मैं ऐसा करूँ? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में बड़े हो, बिना किसी आर्थिक तंगी के। मैं समझता हूँ सोनल, लेकिन मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ। उन्हें इस उम्र में छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा। सोनल चुप हो जाती है। इस बहस के बाद यशवंत ने फैसला किया कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा।
उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी बेहतर भविष्य बना सकता है। सोनल, मैंने सोचा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करूंगा। अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। ये अच्छा फैसला है यशवंत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूँगी। तुम्हारी मदद की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। हम मिलकर इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकलेंगे। यशवंत ने तैयारी शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता है और सोनल उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करती है। सोनल घर के सारे काम संभालती है ताकि यशवंत बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सके। यशवंत, तुम मेहनत करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर सफल होगी। तुम्हारे इस विश्वास के लिए शुक्रिया सोनल। मैं तुम्हें और अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा। यशवंत ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख लिया था। उसने अपने दिलो दिमाग में ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में इस सपने को साकार करेगा। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस इस बार सरकारी नौकरी लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो सुबह से लेकर देर रात तक किताबों में डूबा रहता। सोनल भी उसकी हर संभव मदद करती। यशवंत ने अपनी ये छोटी नौकरी भी छोड़ दी ताकि पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दे सके। यशवंत, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर सफल होगे। बस थोड़ा धैर्य रखो। धन्यवाद सोनल, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दिन आ जाता है जब यशवंत का एग्ज़ाम होता है। वो पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसका नाम नहीं है। उसका दिल टूट जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, अब क्या करूँगा? न नौकरी बची, ना ही सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब यशवंत अपने फैसले पर पछताता है। उसे लगता है कि छोटी नौकरी छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी निराशा गुस्से में बदलने लगती है। यशवंत की असफलता ने उसकी ज़िंदगी में तनाव को और बढ़ा दिया। वो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो गया। सोनल से उसकी हर बात अब झगड़े में बदलने लगी। तुम्हारी वजह से हमारी हालत और ख़राब हो गई है यशवंत। पहले ही कम पैसे थे, अब और भी बुरा हाल हो गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने सब कुछ तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए किया, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। समझने की कोशिश मैं ही क्यों करूं? तुमने सोचा क्यों नहीं पहले? बिना नौकरी के घर कैसे चलेगा ये नहीं सोचा? झगड़े की ये चिंगारी जल्दी ही आग में बदलने लगी। बात बात पर तकरार और बहस होने लगी। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। यशवंत, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान के लिए कुछ करो। क्या करूं? नंगा होकर नाचूं या जमीन में लौटने लगूं? बताओ क्या करूं? पागल करके रख दिया है तुमने। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ खुश नहीं है यशवंत। तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। इसी दौरान विजय और चित्रा ने भी कई बार इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। ये लड़ाई झगड़े किसी का भला नहीं करेंगे। शांत होकर सोचो। बेटी, हर शादी में मुश्किलें आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन दोनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। यशवंत और सोनल के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। हर दिन लड़ाई होना उनका रूटीन था। अंततः यशवंत ने हार मान ली। वो अब शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी शादी और ज़िंदगी दोनों बिखर जाएंगे। शायद तुम सही हो सोनल। शायद हमें शहर जाकर ही कोई रास्ता मिल सके। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। आखिर ये बात समझ में तो आई इनके। और आखिरकार यशवंत शहर चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है, जहाँ उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। देखो सोनल, ये सब कुछ अब हमारा है। ये बड़ा सा घर, गाड़ी और ये आरामदायक ज़िंदगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे सपने सच हो जाएंगे। हाँ यशवंत, अब सब कुछ सही है। हम दोनों ही खुश हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता। यशवंत और सोनल दोनों अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनके बीच पहले जैसे तनाव और झगड़े अब नहीं होते थे। शहर की ज़िंदगी में दोनों ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ महीनों बाद यशवंत को छुट्टी मिली और उसने सोचा कि वो और सोनल गांव जाकर अपने माता पिता से मिलेंगे। गांव पहुंचने पर विजय और चित्रा दोनों ही अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो गए। कैसे हो बेटा? अब तो तुमने शहर में अच्छी तरह से अपना पैर जमा लिया है। हमें तुम पर बहुत गर्व है। आप दोनों की दुआओं से ही तो ये सब संभव हुआ पिताजी।
लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ शहर चले। वहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बेटी, तुम खुश हो ना? हमें बस यही चिंता रहती थी कि तुम दोनों जहाँ रहो खुश रहो। हाँ माँ जी, अब सब कुछ अच्छा है। यशवंत ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ चलें। बेटा, हमें खुशी है कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए हो, लेकिन मुझे यहाँ गांव में ही रहना होगा। मेरी नौकरी भी है और ये गांव हमारा अपना है। तुम दोनों कभी कभी आ जाया करो, बस हमारे लिए वही बहुत है। और विजय की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैंने तुम दोनों को यहाँ रोके रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि दूर जाकर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया कि पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, पर जिनके दिल करीब होते हैं वो हमेशा करीब रहते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। पिताजी, आपसे बड़ा कोई नहीं। हमने हमेशा आपकी बात मानी और आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम हमेशा आपके रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहें। हाँ पिताजी, आप बस खुश रहिए, हम अक्सर यहाँ आते रहेंगे। ज़रूर बेटा, हमें इंतज़ार रहेगा। विजय और चित्रा ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। चारों के बीच जो प्रेम और सम्मान था वो और भी गहरा हो गया था। यशवंत और सोनल ने अपनी मेहनत से सफलता पाई, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्तों को नहीं भुलाया।